रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स बिहेवियर साइंस से ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला एमसीक्यू है यूनिट 1 या सेक्शन ए में से। तो फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए पूरी कहानी को पता चला लेना, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। काउंसलिंग के बारे में क्या बात सबसे ठीक है? काउंसलिंग की वो टेक्निक होती है जिससे आप लोगों की मदद करते हो ताकि लोग अपनी मदद आप कर सके। मिसकंसेप्शन अबाउट काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के अंदर डायरेक्ट एडवाइस नहीं देनी होती और ना ही पेशेंट के प्रॉब्लम को या किसी फैमिली के प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है, बल्कि इनको सिर्फ एक ओपिनियन देना है ताकि वो अपनी मदद आप कर सके। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर तो सबसे पहले डिफिकल्ट इशू है उनको सॉल्व करना है। जो पर्सन कल्चर को स्टडी करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, कम्युनिकेशन के अंदर किसी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई करना या स्ट्रेस देना तो उसको टोन कहते हैं। सीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान। जो ब्रेकिंग बैड न्यूज़ है तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है सीटिंग और सेटिंग है, तो 45 डिग्री का एंगल आपने रखना होता है। ओके, तो अगर आप कन्वर्सेशन के अंदर ब्रॉड एरिया से स्पेसिफिक एरिया की तरफ आ जाए तो उसको फनलिंग कहते हैं। लास्ट स्पेसिफिक वर्ड्स को रिपीट करना तो उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। इमोशंस को डिराइव करना हर सिम्पटम के साथ तो उसको सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ काउंसलिंग तो इनकंडीशनल अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होती है। 3 मंथ्स आफ्टर द फ्लड इज ओवर, फ्लड एक क्राइसिस होता है और इसके 3 महीने के बाद पहला इमरजेंसी पे रिहैबिलिटेशन और फिर रिकवरी फेस होता है। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है सीटिंग और सेटिंग, उसमें भी एक्सक्लूसिविटी होता है, इसलिए ताकि पेशेंट का ट्रस्ट टूट ना सके। ड्यूरिंग ब्रेकिंग बैड न्यूज़, तो अगर पेशेंट रोना शुरू कर दे, चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो आपने एम्पैथी शो करनी है। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के अंदर सबसे बेस्ट मॉडल बायोसाइकोसोशल मॉडल होता है। अब एथिक्स डॉक्टर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने कौन सा फैक्टर सबसे बताना है कि जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, तो कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके बाद ब्रेकिंग बैड न्यूज़ है। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के अंदर ड्रेसिंग नहीं आती, बाकी सब चीज़ें हैं। सिटिंग सर्टिन है, परसेप्शन है, इन्विटेशन नॉलेज है। ओके, होलिस्टिक मेडिसिन के मुतालिक जो डिजीज़ और हेल्थ होती है, इलनेस होती है, वो मोर माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों को मिलाने की वजह से होती है। ऐसे इंटरवेंशन जो कि सर्जरी या ड्रग को इन्वॉल्व नहीं करते, तो उनको नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कहते हैं। क्या आपको खाना खाने के बाद नौसिया फील होता है? तो फिर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। ओके, अगर पेशेंट की आगे हिस्ट्री सुनने के बाद जो फिजिशियन होता है पेशेंट के वर्ड को समराइज करता है, स्पेसिफिकली लास्ट वर्ड्स को रिपीट करता है, तो उसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के दौरान जो पेशेंट था किसी पार्टिकुलर सिम्पटम के बाद या उससे रिलेटेड अनरिस्पॉन्सिव और नंब हो गया था, तो डॉक्टर ने उस सिम्पटम से रिलेटेड रिएक्शन का पूछना चाहा तो उसको सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन कहते हैं। हर क्लिनिकल साइन सिम्पटम के साथ एसोसिएटेड फीलिंग या इमोशन होती है, उसको सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब वो टेक्निक जिसके ज़रिए जो डॉक्टर होता है या कोई काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट्स का या पेशेंट की प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग कर पाता है और उनको हेल्प करता है ताकि वो अपनी मदद आप कर सके, तब वो काउंसलिंग होती है। क्राइसिस का मतलब है डिसीजन मेकिंग। क्राइसिस के अंदर आपने ये कहना है कि थिंग्स बेटर होती रहेगी और आप अच्छा फील करोगे। बैड न्यूज़ ऐसी न्यूज़ होती है जो कि किसी इंडिविजुअल की लाइफ को या इसके व्यूज़ को अफेक्ट करती होती है। फुल डिस्क्लोजर मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फैमिली सपोर्ट मिलती है और हमें टाइम मिल जाता है ताकि कोई बंदा है, पेशेंट है, वो अपने अफेयर्स को आराम से मैनेज कर सके। इसके बाद जो इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मॉडल है तो इसमें बेटर इमोशनल सपोर्ट देखने को मिलती है। रॉबर्टसन 7 स्टेज मॉडल के अंदर सबसे पहला जो है वो प्लान एंड कंडक्ट क्राइसिस असेसमेंट होती है। क्राइसिस के अंदर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल चाइल्ड, एजेड और वुमेन होती है। इंफॉर्मेशनल केयर सेशन के अंदर क्या चीज़ ठीक नहीं होती, तो आपने डायग्राम्स और फिगर को यूज़ करना होता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में क्या बात ठीक है, तो जो हेल्थी डिसएग्रीमेंट होती है, हेल्थी डिसएग्रीमेंट वो एक अच्छा डिसीजन दे सकती होती है। इसके बाद जो एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं वो मोहब्बत हुसैन राना से आगे कॉपी किए हुए हैं, ठीक है, 4-5। तो इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर आपने पिक्चर्स को ड्रा करना होता है। काउंसलिंग सेशन के अंदर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग के अंदर लिंग्विस्टिक और पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट दोनों हो सकते हैं। एम्पैथी के अंदर मैं समझ सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं भी बिल्कुल वैसे ही फील करता जैसे आप फील कर रहे हो। इसके बाद है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है वो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान इंटरेक्शन बन जाती है। उसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी के अंदर स्टार्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा हिपोक्रेटिक ओथ के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। ओके, फिर इसके बाद ये है कि जो फीमेल पेशेंट और डॉक्टर के पास आई है और रिवीलिंग क्लोज वेयर की हुई है, डॉक्टर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया, तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए, नर्स को कॉल करनी चाहिए। ट्रीटमेंट का जो डिसीजन होता है पेशेंट ही देगा, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी, लेकिन जब उसको इंफॉर्मेशनल केयर का सेशन मिल जाएगा। ओके, ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस हुई है लेकिन उसकी वाइफ ने कहा है कि डॉक्टर को कि डायग्नोसिस को रिवील ना करे उसके हस्बैंड को, क्या स्टेटमेंट ठीक है? या अगर ऐसा किया गया तो फिर डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा और डिस्ट्रस्ट दोनों क्रिएट हो जाएगा पेशेंट के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद जो डॉक्टर उस्मान मुगल है वो न्यू हाउस ऑफिसर होता है। ओके, तो उन्होंने कहा है कि किसी भी पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले कंसल्ट लेनी चाहिए। जो कंसेंट होती है नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर बिलोंग करती है। ओके, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे ज़्यादा ब्रीच की जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ एचआईवी की डायग्नोसिस हुई है और मिस्टर तमलील चीमा ने कहा है कि फिजिशियन को कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करे। तो आपने क्या करना है, तो डॉक्टर क्या करना चाहिए, डॉक्टर को पेशेंट को काउंसिल करे और फिर उसकी वाइफ को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इस केस में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो इशू है, ये पब्लिक हेल्थ केयर इंटरेस्ट के अंदर आ सकता है। इसके बाद है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉन्फिडेंशियलिटी शुड नॉट बी ब्रीच। तो वेनेरियल डिजीज, स्मॉल पॉक्स और कॉलरा ये फैल जाते होते हैं, लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं फैलता होता। इसके बाद है कि पेशेंट ब्रिंग्स अ ब्यूटीफुल बाच फॉर द डॉक्टर, के डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, गिफ्ट को डिक्लाइन करना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। तो एक डॉक्टर है डॉक्टर सुहेल, तो टेलीविज़न के ऊपर बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड इशू की, तो वो एथिकल है, लेकिन अगर वो डायग्नोसिस भी करना शुरू कर दे टीवी के ऊपर तो वो अनएथिकल हो जाएगा, या फिर मनी वगैरह वहाँ से अर्निंग वगैरह शुरू कर दे तो ये भी वैसे अनएथिकल के अंदर आ जाता है। इन आइडियल पेशेंट रिलेशनशिप है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल। तो आइडियल के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल को लीव नहीं कर सकता। ओके, अगर पेशेंट अगर लीव करेगा तो ये आइडियल नहीं होती। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट है और पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वर्टिकल मॉडल होगा। ओके, जो हॉरिजॉन्टल होता है इस केस में जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, इसमें डॉक्टर और पेशेंट दोनों पार्टनर के तौर पे इस्तेमाल होती है, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। टीचर स्टूडेंट की तरह वैसे डॉक्टर ज़्यादा डोमिनेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर अ डॉक्टर, के डॉक्टर के लिए क्या एप्रोप्रिएट है कि पेशेंट की लाइफ की केयर करे, उसकी नॉर्म और वैल्यू का ख्याल रखे। इसके बाद ये है कि पेशेंट ये कहता है कि आप मेरे बिल्कुल उस रिश्तेदार जैसे लगते हो, तो ये ट्रांसपेरेंस होती है, पेशेंट का डॉक्टर की तरफ ट्रांसपेरेंस और डॉक्टर का पेशेंट की तरफ काउंटर ट्रांसपेरेंस होती है। ओके, फिर इसके बाद है कि जो मिस्टर अजीम है 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है, कैंसर की टर्मिनल स्टेजेस है और उनको पता है कि उन्होंने बचना नहीं है, तो फिजिशियन को कहते हैं कि मेरी जान यानी मुझे ख़त्म कर दो। ओके, मैं मज़ीद जीना नहीं चाहता, तो ये वॉलंटरी यूथेनेसिया होती है। यूथेनेसिया मेन फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड होती है। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इन अ क्लिनिक, तो फ़ी के जो कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं वो सबके लिए सेम होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कि जो ट्रांसफरेंस होती है, ये पेशेंट से डॉक्टर की तरफ इमोशंस ट्रांसफ़र हो जाती है, प्रोजेक्ट हो जाती है। द राइट ऑफ पेशेंट दैट इज नॉट यूजुअली कन्वेड, तो विथड्रॉ कंसेंट ये नॉर्मली कन्वे नहीं किया जाता। द ट्रांसफरेंस फिनोमिना जो कि हैंडलिंग पेशेंट में देखने को मिलता है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफरेंस होती है। ओके, फिर इसके बाद ये है कि एक एक्सीडेंट के बाद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हुई है और उसकी मदर ट्रॉमा सेंटर में लेके आई है। फिजिशियन ने कहा है कि इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर है, लेकिन जो गर्ल्स की मदर है वो रिलीजियस ग्राउंड की वजह से उसको रिजेक्ट कर देती है, तो फिजिशियन क्या करे, उनको कॉन्सिक्वेंसेस का बताए। इसके बाद नेक्स्ट है कि 55 ईयर ओल्ड वुमेन है, सर्जरी करवा रही है टू रिपेयर अ टॉर्न लिगामेंट। सर्जरी के बाद पता चला कि अफेक्टेड लिम्ब के पार्शियल पैरालिसिस हो गया है, और तो जो लास्ट स्वीट है विल बी सक्सेसफुल इफ द पेशेंट कैन प्रूव, यानी जो नेग्लिजेंस हुई है उसकी फिजिशियन की तरफ से या सर्जन की तरफ से, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा पेशेंट को कि स्टैंडर्ड केयर को फॉलो नहीं किया गया। एक पेशेंट ग्लोरिया से सफ़र कर रहा है, ग्लोरिया क्या होती है, ट्रांसमिसेबल डिजीज़ होती है, तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच वगैरह कर सकते होती है। ओके, तो एक 35 ईयर ओल्ड कैथोलिक वुमेन है, कहती है कि मैं बाइबल लेके जाऊँगी ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने कहा कि ठीक है आप बाइबल लेके जा सकती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है कि 30 ईयर ओल्ड वुमन जो कि 38 वीक प्रेग्नेंट होती है, वो कहती है कि मैं सिज़ेरियन सेक्शन नहीं करवाओगी, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा कि उसकी डिलीवरी करवानी चाहिए ट्रांसवेजिनली। नेक्स्ट है कि फीमेल डॉक्टर है और ओके, फीमेल डॉक्टर से ट्रीटमेंट के बाद यंग मैन ठीक हो गया था और उसने एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया था, तो डॉक्टर को क्या चाहिए, डॉक्टर को चाहिए कि उस गिफ्ट को रिफ्यूज़ कर दे। इसके बाद नेक्स्ट है कि इमरजेंसी में एक पेशेंट लाया गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, या प्रोफ्यूज ब्लड लॉस है, लो बीपी है, कोल्ड क्लैमिसिकिन है और ड्राउजी है। मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन तो लाइफ सेविंग मेजर्स को स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है। ओके, और डॉक्टर ने इसको बहुत सारी प्रिकॉशंस लिख के दिया, लेकिन वो किसी पर भी अमल नहीं कर रहा, तो ये रेजिस्टेंस के अंदर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 29 की तरफ चलती है। एक पेशेंट है, उसने रीनल फेल्योर के लिए डायलिसिस को रिफ्यूज़ कर दिया, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसके डिसीजन के प्रोस एंड कॉन्स दोनों बताने हैं और फिर डायलिसिस की चॉइस उसके ऊपर छोड़ देनी है। ये मवदत के एमसीक्यू है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है कि ग्लैंड की स्वेलिंग के जेनिटल अल्सर होती है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो एचआईवी पॉजिटिव के अंदर आपने क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर देना है। पहले पेशेंट की काउंसलिंग करनी है अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर देना है। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो जो आईक्यू होता है 90 से लेकर 110 तक होता है। ओके, ठीक है। जो एजुकेटेड गेसेस होती है उसको ह्यूरिस्टिक कहते हैं। जो सेंसरी मेमोरी 1 से लेकर 2 सेकंड तक होती है। किसी चीज़ को यानी अपने जो बिहेवियर है वो वांटेड बिहेवियर के करीब लेके आ जाना, तो उसको शेपिंग कहते हैं। मॉडलिंग कहते हैं किसी की कॉपी करना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, ठीक है, लेकिन जब घर के वक्त इसका जब वो घर में होता है तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है या क्लिनिक पे जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। पेनफुल ब्लड विड्रॉ, तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस होती है। एक बच्चा व्हाइट कोट को देखता है और रोना शुरू कर देता है, तो जो व्हाइट कोट होता है वो कंडीशन स्टिमुलस होता है, ठीक है। कीमोथेरेपी के सेशन के लिए पहले से ही नोज़ी आ गया, तो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। ओके,
एक पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ है, एक्सरसाइज़ करता है ताकि इंसुलिन के इंजेक्शन कम लेने पड़े। तो एक्सरसाइज़ करना बिहेवियर को बढ़ा देना, स्टिमुलस को अवॉइड करने के लिए, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। इसके बाद किसी चीज़ को कम कर देना तो वो पनिशमेंट में आ जाती है। किसी चीज़ को कॉपी करना या सर्जन बनना या किसी की मिमिक करना तो वो मॉडलिंग आ जाती है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को एन्कोडिंग कहते हैं। फिर स्टोरेज फिर रिट्रीवल होती है। जब हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आती है। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आ जाता है। अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉरगेटन तो डिपेंड करती है कि रिट्रीवल प्रॉब्लम इंटरफेरेंस या मोटिवेटेड फॉरगेटिंग है। टेंडेंसी टू रिलाई हैवीली ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस तो पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करना ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके तो वो रिजिडिटी होती है। क्रिएटिव थिंकिंग के तो ओरिजिन नहीं आता। किसी के माइंड को रीड करना तो टेलीपैथी होता है। ओके, जो परसेप्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में सेंसरी लिमिटेशन, इंडिविजुअल नीड और प्रीवियस एक्सपीरियंस है। वर्ड इमोशन का मतलब है टू मूव, यानी इमोशन है। कौन सा इमोशन हार्ट रेट को कम कर देता है? तो डिस्गस्ट है। लव इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पोएटिक लिटरेचर तो लव होता है वो ईजे से बनता है, एक्सेप्टेंस और जॉय से। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ईक्यू होता है। एनेक्सिथीमिया का मतलब है कि इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना, समझ ना पाना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि अपनी कैपेबिलिटी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, दूसरों के इमोशन को रिकॉग्नाइज कर देना। ओके, बच्चों के लिए विस्क 3 और बड़ों के लिए बेसर होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग फोबिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेल बाइटिंग हैबिट है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए पनिशमेंट करनी चाहिए। ओके, अगर स्टडी कर रहा है और लॉन्गर ब्रेक्स लेता है तो उसको अवॉइड करने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर एक्सट्रीम इंटेलिजेंस नहीं आती, बाकी सब चीज़ें आती है। मास्लो हायरार्किकल नीड ऑफ पिरामिड के अंदर सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर आप डेट पूछते हैं, सीजन वगैरह पूछ लेते हैं। बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटी के अंदर पैटर्न और कॉन्स्टेंसी है, शेप कॉन्स्टेंसी है, ऑडिटरी कॉन्स्टेंसी है। ठीक है, ओके। किसी रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस को मिस इंटरप्रेट करना तो वो इल्यूजन आ जाती है। नेक्स्ट है कि फॉल्स फर्म बिलीव किसी चीज़ के ऊपर, लाइक वो कहता है कि मौसम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, सनी रहेगा, तो इसे डिलीजन बोलते हैं। मिमोनिक्स मेंटल एसोसिएशन के लिए होती है, किसी चीज़ को याद करने के लिए होती है। ओके, इसकी बात है कि एक यंग मैन था, जब वो कार को ड्राइव कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो चला नहीं सका। लेकिन वो परफेक्ट या फिजिकली तो ठीक है, लेकिन वो इवेंट्स को रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो वो रिप्रेशन या मोटिवेटेड फॉरगेटिंग हो गई है। एग्जामिनेशन के अंदर जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर को बताना चाहता है कि किस तरह से आपने या हमने आर्टरी की डायसेक्शन करनी है, तो इम्प्लिसिट मेमोरी है, प्रोसीजरल मेमोरी होती है। ब्रेन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इन्फॉर्मेशनल प्रोसेसिंग होती है। इंजेक्शन कंडीशन स्टिमुलस के अंदर आता है। एक्सीडेंट के बाद अली हसन पुरानी न्यू इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर नहीं कर सक रहा था, तो ये एंटीरियर ग्रेट एमनीजिया के अंदर आ जाएगा। अपना किस्सा किसी और को बता देना तो डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी ये मवदत की एमसीक्यू आना शुरू हो गया है। ओके, इंजेक्शन है तो एक क्लासिकल कंडीशनिंग आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फोबिया को ट्रीट करना तो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होती है। इंडिकेशन फॉर एंडोस्कोपी तो सिमेंटिक मेमोरी है, जिसमें आप जनरल नॉलेज या फैक्ट्स को रिमेंबर करते हैं। जबकि क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ डिमेंशिया के अंदर मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन आती है। इसके बाद आ जाते हैं पर्सनैलिटी के एमसीक्यूज है। तो अगर पर्सनैलिटी चेयरफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो ये सैंग्विन होती है। ओके, अगर सस्पिशियस पर्सनैलिटी किसी दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती तो ये पैरानॉइड होती है। एरिक्सन के अंदर 8 डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है। तो जो एवरेज एमबीबीएस स्टूडेंट होता है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ओके, तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे लिखा है कि एवरेज मेडिकल स्टूडेंट, तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, क्योंकि 18 से लेकर 40 में ही होते हैं हम, यानी यंग अडल्टहुड है, तो 18 से लेकर 40 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होती है। मिड अडल्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट में आईडी है, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर है। जबकि पहले के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट होती है। लेट चाइल्डहुड में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होती है। स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी होती है। और एडोलेसेंस के अंदर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द साइकोसेक्सुअल थ्योरी, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी के मुताबिक लेटेंट स्टेज होती है। लेटेंट के बाद जेनिटल आती है, पहले ओरल, एनल, फिर फैलिक, फिर लेटेंट, फिर जेनिटल स्टेज आ जाती है। जो टाइप है पर्सनैलिटी, उसके अंदर कार्डिक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। ओके, फिर इसके बाद है कि 18 से लेकर एज 3 है। तो यहाँ पर 18 से लेकर एज 3 वो भी सेगमेंट फ्रॉड के मुताबिक, तो 18 से लेकर 3 साल तक तो ये एनल स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्सेशन वगैरह यहाँ पे लिखा होगा, ऑब्सेशन वगैरह हो सकती है। यानी अगर इंडिविजुअल स्टेज पे फिक्सेटेड हो जाते हैं तो रिजिड होते हैं, ऑब्सेशन होते हैं, यानी एक चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचना है कि चीज़ के बारे में, परफेक्शनिस्ट होती है। ओके, तो ये आ जाएगा। इसके बाद है कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पीरियड की 11 साल पे स्टार्ट होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से लेकर ऑनवर्ड, 7 से लेकर 11 कॉन्क्रीट होती है, 2 से लेकर 7 प्री ऑपरेशनल होती है। ओके, ठीक है, तो ये इसमें जो चाइल्ड होता है वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से ब्रेक अभी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पेजर थ्योरी के मुताबिक 3 से लेकर 7 साल वाले या 2 से लेकर 7 साल वाले प्री ऑपरेशनल वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद पेजर थ्योरी के मुताबिक स्टेज जिसमें चाइल्ड ये लर्न करता है कि जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है वो स्पेस से चेंज नहीं होता, तो वो भी 7 से लेकर 11 में देखने को मिलता है। लाइक वो कहता है कि अगर हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो चाइल्ड होता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस और नंबर को समझना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं
ये भी हो गया है। आगे सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन डी के अंदर हम आ जाते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हेजिटेट टू कंसल्ट द डॉक्टर फॉर सम स्टिग्मेटाइज्ड कंडीशन होती है, ओके, लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। तो उसके लिए आइडियल क्या इंटरवेंशन होती है? तो फिर स्टिग्मा को रिमूव करने के लिए डी स्टिग्मेटाइजेशन कैंपेन चलाने चाहिए मीडिया के जरिए। मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट को कल्चर कहते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और बिहेवियर पैटर्न, एक ही कल्चर के अंदर बहुत सारे सब कल्चर्स होती है, ओके। जो पेशेंट होता है मेडिकल एडवाइस को जरूर फॉलो करना चाहिए। आफ्टर द एडिक्वेट इन्फॉर्मेशनल केयर, अल्लाह ही इसलिए देता है, तो ये बिलीव के अंदर आता है, ओके। आगे कल्चरली सेंसिटिव इन्वायरमेंट के अंदर आपने कल्चरल असेसमेंट करनी होती है। प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर द गुड हेल्थ ऑफ एक्सरसाइज होती है। हाईली रिगार्ड डिजायरेबल एंड वर्थी, तो वैल्यूज को कहते हैं, ओके, ठीक है। तो हामिद एक हार्ड वर्किंग मेडिकल स्टूडेंट है, उसके रिलेटिव ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉम्पिटेंट या हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, तो उसको नॉर्म्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू HBM ऑफ इलनेस है, तो प्रिवेंशन ऑफ इलनेस या प्रमोशन ऑफ हेल्थ होती है, वो इंडिविजुअल एटीट्यूड टुवर्ड द हेल्थ सीकिंग उसके ऊपर डिपेंड करती है। स्टिग्मा डिटेक्शन ऑफ डिले को यानी डिटेक्शन ऑफ इलनेस को डिले कर सकता है, ये सब चीज़ें वगैरह करवा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सिकनेस है फ्रीक्वेंटली यानी ओके, तो रिलेटिव ने बताया कि वो अनकॉन्शियस है, उसको सिकनेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती है। हिस्ट्री के बाद पेशेंट सिक रोल है, तो आप किस तरह से प्रोसीड करोगे? पेशेंट को मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट की तरफ लेके जाओगे। नॉन कंप्लायंस 50% केसेस में देखने को मिलती है। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जो कि हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यानी पाकिस्तान के ज़्यादा कॉमन है, उससे स्पिरिचुअल इलनेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। एपिलेप्टिक पेशेंट है, तो एपिलेप्सी है, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि उसको जिन भूत चढ़ गया है, उसकी शादी नहीं हो सकती, तो ये स्टिग्मा के अंदर आता है। स्टिग्मा कैन अफेक्ट द डिजीज कोर्स, तो ये डिटेक्शन ऑफ इलनेस को डिले कर सकता होता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ है, और ये सोशल स्टैंडिंग को अंडरमाइन भी कर सकता होता है, ओके। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं बीमार दिखूँ और मुझे ज़्यादा टेंशन मिले, तो वो सिक रोल कहते हैं उसको, ठीक हो गया। अगर कोई किसी बंदे के बाजू टूट गया है, बाजू ज़ाया हो गया है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आती है वो फैमिली मेंबर की तरफ से आती है। अब ये मवद्दत के MCQ है। अंग्रेज़ी दवाई बड़ी गर्म होती है, तो वो कहता है कि मैं इसको दवाई को नहीं लूँगा, ओके, हॉट वेदर के अंदर। लेकिन आपने बताना है कि मेडिकेशन सेफ़ है और आप अल्लाह के भरोसे दवाई को ले सकते हो। स्टिग्मा का मतलब है कि हैविंग अ डिफरेंस दैट इज़ कंसिडर्ड ग्रेसफुल और शेमफुल बाय द सोसाइटी। डॉक्टर कैन हेल्प रिड्यूस द स्टिग्मा रिगार्डिंग मेंटल इलनेस, तो स्टिग्मा रिगार्डिंग द मेंटल इलनेस, तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि पहले उसको रीच आउट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, केयर को इंटीग्रेट करेंगे इन द जनरल हेल्थ केयर, और उसके बाद मीडिया को यूज़ करेंगे ताकि डीस्टिग्मेटाइजिंग कैंपेन को चला सके। और लास्ट में है कि अगर कल्चरल डिफरेंस है पेशेंट के दरमियान और डॉक्टर के दरमियान, तो डॉक्टर को ऐसा बिहेव करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट एक्सेस नहीं करते और ये बैरियर नहीं होती डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है। अब लास्ट है सेक्शन ई, तो सेक्शन ई की तरफ चलते हैं, ओके। अब ये वाला जो MCQ है, बुक में वैसे डेलिब्रेट सेल्फ हार्म लिखा हुआ है, तो आप इसको ठीक कर लेना। वैसे डेलिब्रेट सेल्फ हार्म है, लेकिन पैरा सुसाइड का वर्ड मवदत के अंदर नहीं लिखा हुआ। अनकॉन्शियसली कीपिंग एक्सेप्टेबल, अनकॉन्शियस आ गया तो फिर रहना है, अगर कॉन्शियस आता तो फिर सप्रेशन वगैरह आ जाता, ओके। किसी चीज़ को नफ़ी करना तो उसको डिनायल वगैरह कहते हैं। अपना गुस्सा किसी को उतार देना तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है, ओके। ऑपोजिट फीलिंग क्रिएट कर देना, यानी जो किसी से नफरत करता है लेकिन उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आता है, तो उसको हम रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। वेल नाउन फिजिशियन है, इसके डिफरेंट रोल है, तो डिफरेंट रोल को डायनेमिज्म कहते हैं। ICU एनवायरनमेंट के अंदर सिक रोल एग्जिस्ट नहीं करता। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि क्रोनिक पेन कराते हैं, तो डिप्रेशन होता है। मेंटल सिम्पटम ऑफ स्ट्रेस इन द मेमोरी लैप्सेस होते हैं। सिम्पटम ऑफ स्ट्रेस टू द एंडोक्राइन सिस्टम, तो इंक्रीज पीपल डायलेशन और ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है। इसके बाद है कि डिजीज ऑफ एफ्लुएंट, तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है। एमनेसिया फॉर द इवेंट है, तो कौन सा डिफेंस है? तो एमनेसिया आ जाएगा, तो फिर डिसोसिएशन आ जाएगा। रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होती है। प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर नार्कोलेप्सी, यानी स्लीप वाले MCQ भी यहाँ पे आ गए हैं, ओके। चेस्ट पेन है, हाइपर वेंटिलेशन है और हार्ट अटैक वाली फीलिंग आ गया, तो वो पैनिक हो गया बंदा। आगे लॉस ऑफ एपिटाइट और अपना ख्याल नहीं रखता, तो वो डिप्रेशन के अंदर है, ओके। एंजाइटी है, स्लीप का एंजाइटी है, और कब हुई है? अर्थक्वेक के बाद, यानी ज़लज़ला आ गया, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होती है। सोने में बड़ी मुश्किल होती है, तो वो नार्कोलेप्सी है दिन के टाइम पे। स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्स स्टेज 2 में देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस में जो कौन ज़्यादा ससेप्टेबल होती है? तो ब्लैक रेस और मेल ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, ओके। स्वेटिंग और कॉन्स्टिपेशन, तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी होती है। अगर कोई बंदा स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहा है, तो वो यूज स्ट्रेस वाले स्टेट को अचीव किया हुआ है। नेक्स्ट है कि पेशेंट इन अ मेडिकल वार्ड इज इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और एजिटेशन होती है, तो एजिटेशन और कन्फ्यूजन को हम डिलीरियम कहते हैं। इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ पैनिक अटैक, तमाम पैनिक अटैक, फोबिक अटैक, ऑब्सेसिव अटैक, तो इन सब के लिए इन्फॉर्मेशनल केयर आना शुरू हो जाती है। डिस्टर्ब स्लीप है, स्लीप डिस्टर्ब हो गई है, ओके, 2 हफ्ते से उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेशन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि
अगर कोई बंदा रेस्ट कर रहा है और क्लोज आई तो अल्फा वेव आती है, अगर आइज़ को ओपन करेगा और मेडिटेशन स्टार्ट करेगा तो वो बीटा वेव आती है। आरईएम स्लीप है सातुथ वोल्टेज, इसमें अल्फा बीटा थीटा वेव आती है। जो आरईएम का ड्यूरेशन हर 90 मिनट के बाद 10 से लेकर 40 मिनट तक होता है। साइको सोशल स्ट्रेस के अंदर इकोनॉमिक वायबिलिटी आ जाती है, बाकी सारे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है। अब इसके बाद जो एमसीक्यू आ गया है वो मवद्दत वाले आना शुरू हो गया है। तो हॉस्पिटल की वजह से जो स्ट्रेस होता है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह का हो सकता है। कैंसर हो गया तो सबसे पहला रिएक्शन होगा डिनाइल। इसके बाद है कि जब स्लीप का पैटर्न चेंज हो गया, यानी दिन में सोता है और रात को जागा रहता है, तो वो डिलीरियम के अंदर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 75 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड हो गया है, कंडीशन मज़ीद ख़राब हो गई है। क्यों? क्योंकि आईसीयू के अंदर सेंसरी डिप्रिवेशन और सेंसरी ओवरलोड दोनों हो सकती है। डिफेंस मैकेनिज़्म के पास क्या प्रॉपर्टी नहीं होती? असल में डिफेंस मैकेनिज़्म के पास ये सारी फीचर्स लिखे हुए हैं, लेकिन मवद्दत के मुताबिक इन्होंने बीटा को ठीक किया हुआ है, तो आप भी बीटा को ठीक कर लो, लेकिन पाँचों इसके पास डिफेंस मैकेनिज़्म के पास होते हैं प्रॉपर्टी। तो ये थी सेक्शन ए बी सी डी ई की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।